नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के पास साथ एक वीडियो लेके आया हूँ और आज काफ़ी खुशी का भी दिन है मेरे लिए, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया है। अभी जो 60-62 वाला बीपीएससी का रिज़ल्ट आया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ कि आप सभी लोगों की जो दुआएं थी, दुआएं मुझे काम आई और आप सभी लोगों का मुझे प्यार मिलता रहा, सहयोग मिलता रहा और जो मेरे सीनियर्स हैं उनका मोटिवेशन मिलता रहा, जिसकी वजह से आज मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाया। तो दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने 60-62 बीपीएससी में 207 रैंक सिक्योर किया। और जो मैंने फर्स्ट चॉइस दिया था डीवाईएसपी के लिए, तो मुझे डिप्टी एसपी का पद भी मिल गया है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ और आप सभी लोगों का आभारी हूँ, आप सभी लोगों की दुआओं के लिए, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने चैनल स्टार्ट किया है तो आप लोग मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, अपने बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी बताऊँगा आपको। इसमें कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए, प्री एग्ज़ाम के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए, प्लस साथ में इंटरव्यू के लिए। मैं बुक्स वगैरह सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। प्री के लिए आप कौन सा बुक पढ़िए, मेंस के लिए आप कैसे पढ़ाई करेंगे, इंटरव्यू के लिए कैसे करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट इसमें मैं सारे मुद्दों पे बात करूंगा आपसे। बीपीएससी प्रिपरेशन में जो भी कठिनाई आती है आप लोगों के सामने, चाहे कोचिंग को लेके या नोट्स को लेके या फिर मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन को लेके, तो जो भी मुद्दे हैं मैं सारे मुद्दों पे बात करने वाला हूँ। वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं खुद के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शाहिद है और मैं बिहार से ही हूँ। बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं रहने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई 10+2 तक तो गांव से की है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन किया है और जो मास्टर्स डिग्री मैंने ली है वो मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से ही किया है। मैंने ग्रेजुएशन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया, जो पटना में है। और मेरा ऑनर्स पेपर ज्योग्राफी था और मैंने मास्टर्स डिग्री इग्नू से किया है और मास्टर्स मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है। तो ये तो मेरे बारे में बेसिक जानकारी है, ठीक है। और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था बीपीएससी में। इससे पहले मैंने 56 to 59 वाला मेंस भी दिया था, बट मेंस में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। और ये 60-62 मेरा सेकंड अटैम्प्ट था और सेकंड अटैम्प्ट में मुझे सफलता मिली, ठीक है। अभी मैंने 63rd का जो मेंस हुआ है तो उसको भी मैंने लिखा है, बट आई थिंक अब मुझे इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 63rd में। इससे पहले मैंने 2016 में यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया था, बट सिर्फ 10-15 नंबर मेरे मेरिट लिस्ट में कम रह गए थे, तो मैं यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाया। एंड आफ्टर डैट ओनली आई थॉट टू प्रिपेयर फॉर बीपीएससी एग्ज़ाम, और इसमें मुझे शानदार सफलता मिली। तो ये मेरे बारे में बेसिक चीज़ें हैं कुछ। और दोस्तों, अभी प्रेजेंटली मैं जॉब भी कर रहा हूँ साथ में, तो मैंने ये जो पूरी की पूरी अपनी तैयारी की है जॉब के साथ की है ये। तो अभी मेरी पोस्टिंग अम्बाला में है, ठीक है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ अभी। चलिए, तो इसमें आज के वीडियो में अब हम तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कैसे आपको तैयारी करनी है, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और भी हम मुद्दों पे बात करेंगे, जैसे कोचिंग का क्या रोल है, करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। जो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये जनरल डाउट होता है, हमसे हमेशा ये सारे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं जो कैंडिडेट्स हैं। तो ये जो बेसिक डाउट्स हैं या जो सबसे बड़े डाउट्स हैं ये, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इस तरह के डाउट्स होते हैं, तो इसको मैं काफ़ी विस्तार से क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कोचिंग का क्या रोल है, करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें आप, जॉब के साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं आप, या आपका एग्ज़ाम में मीडियम क्या होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखें, आप कैसे तैयारी करें उसकी, और फिर नोट्स आपको बनाना है या नहीं बनाना है। तो इन सारे मुद्दों पे भी मैं बात करने वाला हूँ, बट इसके बारे में मैं वीडियो के अंत में बात करूँगा आपसे, ठीक है। तो इसीलिए मेरा वीडियो आप पूरा अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, और हम प्री से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम मेंस के बारे में देखेंगे, फिर हम पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है ये एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले आपको प्री एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको मेंस लिखना पड़ता है। अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके आपका मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। तो देखिए, अब हम प्री से स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्री एग्ज़ाम देने से पहले या जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो सबसे ज़रूरी आपके लिए क्या है? सबसे ज़रूरी आपके लिए है कि आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। जो भी बीपीएससी का प्री का सिलेबस है, एग्ज़ाम देने से पहले, तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप सिलेबस को बार बार पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें सिलेबस को। सिलेबस पढ़ना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि कई बार क्या होता है, सिलेबस में बीपीएससी वो चीज़ें नहीं पूछता आपसे, ठीक है। या जो आउट ऑफ सिलेबस है बीपीएससी उसके बारे में आपसे जानकारी नहीं चाहता है, तब भी आप उस चीज़ को आप पढ़ते हैं। उससे क्या होगा, कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, और आपने जो भी तैयारी करी है उस सब्जेक्ट के बारे में, या जो भी आपने रणनीति बनाई है, वो आपकी रणनीति बेकार हो जाएगी। इसीलिए बिल्कुल ज़रूरी है कि आप सिलेबस से स्ट्रिक्ट रहें। जो भी सिलेबस में आपको टॉपिक्स बताए गए हैं
उन्हीं चीज़ों को आप पढ़ें, उनकी अच्छे से आप तैयारी करें, ठीक है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चंस जरूर रेफर करें जो प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के पीटी के एग्जाम्स हुए हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 4-5 साल का क्वेश्चन जरूर देख लें। क्वेश्चन देखने से आपको पता चल जाएगा बीपीएससी का क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का डिफिकल्टी क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड किस प्रकार का है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। ये आप 4-5 साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को आप अध्ययन करें। तो आपको फ़ायदा क्या होगा, फिर जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्या है, ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस जनरेट होंगे, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि यहाँ से ये टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से देख लें, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें कि देखिए जो प्री का आपका एग्जाम है वो काफ़ी एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। प्री में क्योंकि क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड होते हैं और फैक्ट्स कहीं से भी बन सकते हैं, कुछ भी फैक्ट्स बन सकते हैं। इसीलिए प्री एग्जाम को क्या बोला जाता है, एक्सटेंसिव इन नेचर। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, और हर चीज़ के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी एकत्रित करनी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी अगर आए तो आप उसको आराम से कर लें, ठीक है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि प्री एग्ज़ाम के लिए आप नोट्स ना बनाएं, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा नोट्स बनाना और इस पे आपको टाइम वेस्ट करना मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं होगा। प्री के लिए मैंने भी कोई नोट्स नहीं बनाई थी, बट ये ज़रूर आप करें, जो भी आप पढ़ते हैं प्री एग्ज़ाम के लिए, कोई भी आप बुक पढ़ते हैं, कोई भी आप मैगजीन पढ़ते हैं, चाहे हिस्ट्री का बुक पढ़िए, पॉलिटी का पढ़िए या ज्योग्राफी का पढ़िए, आप बुक में जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिए। ये काम 100% आपको करना है, क्योंकि जब तक आप अंडरलाइन नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को क्विकली रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और प्री एग्ज़ाम देने से पहले क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप फास्टली रिवीजन तभी कर पाएंगे जो करंट टॉपिक या जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसका आपने कहीं पे अंडरलाइन करके रखा हुआ है, सो दैट जो फैक्ट्स हैं या जो फिगर्स हैं उसको आप क्विकली देख सकें और आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सके। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो पुराने लोग तैयारी कर रहे हैं, कि प्री के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और इसके लिए आपको टाइम कितने मिलते हैं, 2 आवर्स, और 2 आवर्स में आपको ये 150 क्वेश्चंस करना है। जहाँ तक कट ऑफ की बात है तो ये कट ऑफ काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो, उसके बाद कितने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, नंबर ऑफ़ सीट्स कितना है, तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिस पे कट ऑफ डिपेंड करता है। बीपीएससी एग्जाम में एक और प्लस पॉइंट ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। आप 150 में 150 क्वेश्चंस पूरा करके आ सकते हैं। अगर आप गलत भी आंसर करते हैं किसी क्वेश्चन का तो आपको नेगेटिव मार्किंग उसके लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम इसमें देख लेते हैं। तो देखिए प्री के लिए सबसे ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप किताबें अपने पास कम से कम रखें, ठीक है। आप कम किताबों को ज़्यादा बार पढ़ें। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है बीपीएससी के लिए तो ये एडवाइजेबल है मेरी तरफ से कि आप हिस्ट्री के 10 किताब ना पढ़ें, हिस्ट्री का कोई एक ही किताब पढ़ें। अगर आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है तो एक किताब कोई भी ले लें आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, और उसको आप 10 बार पढ़ें या जितनी भी बार पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। आप ये बिल्कुल ना करें कि आप 10 हिस्ट्री का किताब खरीद के लाएं और 10 किताब को एक एक बार पढ़ें। डैट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो ये सबसे ज़रूरी है। कई सारे मैं कैंडिडेट्स को देखता हूँ क्या करते हैं, पूरा किताब का अंबार लगा लेते हैं। उनके पास हिस्ट्री का आपको 10 किताब मिल जाएगा, पॉलिटी का 10 किताब मिल जाएगा, बट प्लीज़ डोंट डू डैट। आप कोई भी एक किताब ले लीजिए। मैं आगे आपको किताब का रिकमेंडेशन भी करने वाला हूँ कि आपको कौन सा किताब पढ़ना है। आप उस किताब को देख लीजिए, उसको खरीद लीजिए और वही किताब आप बार बार पढ़िए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। चलिए इसके लिए मैंने एक अलग से अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी बना हुआ है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये प्री के बारे में स्ट्रेटजी है। अब मैं आपको किताबों के बारे में बताता हूँ। प्री के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी किताबें रखनी चाहिए, कौन सी मानक पुस्तकें हैं मार्केट में उपलब्ध, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, जिसका आपको बिल्कुल अध्ययन करना चाहिए और वो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं हिस्ट्री। तो आप हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। देखिए अभी जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ या जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ पीटी के लिए बता रहा हूँ। तो पीटी में देखिए हिस्ट्री के लिए आप एक किताब ज़रूर पढ़िए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बाय विपिन चंद्रा, ठीक है। ये हिंदी में भी किताब उपलब्ध है और अंग्रेजी में भी किताब उपलब्ध है। तो आप जिस मीडियम में भी तैयारी करते हैं उस मीडियम से का आप किताब ले लीजिए मार्केट से, और इसको 100% आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे बीपीएससी का तो उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल पे काफ़ी फोकस किया हुआ है। क्वेश्चंस वैसे आपको मेडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री से भी पूछे जाएंगे, बट ज़्यादा फोकस किससे होगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से होगा, और उसमें भी जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल के लिए स्पेशली ये किताब है विपिन चंद्रा का, इसको आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है।
चलिए इसमें अब हम आगे देख लेते हैं। अरिहंत का एक बुक आता है, अरिहंत हिस्ट्री का मैक बुक, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है और इसमें एंशियंट हिस्ट्री भी है, मेडाइवल हिस्ट्री भी है और मॉडर्न हिस्ट्री भी है। ये तीनों का तीनों जो टॉपिक है एक ही किताब में है। तो ये अरिहंत का आप मैक बुक ले सकते हैं। इसमें जो भी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, इनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। तो ये तीनों, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी, मेडाइवल का भी, मॉडर्न का भी और एंशियंट का भी। तो ये भी आप किताबें खरीद लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री के लिए बस यही दो किताब आप पढ़िए प्री के लिए, इससे ज़्यादा हिस्ट्री के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। साथ में इसमें एक चीज़ और भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ नॉट देयर इन सिलेबस। तो ठीक है, आप भूल के भी वर्ल्ड हिस्ट्री मत पढ़िए। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उससे क्वेश्चन नहीं आएगा और यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें हिस्ट्री में एक काम आपको और करना है। जब आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार का क्या रोल था, इसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये आप जो भी बिहार का बुक लेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा बिहार के लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन कैसे करनी है एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें इसको बहुत अच्छे से देख लें, फ्रीडम स्ट्रगल में जो बिहार का रोल है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हिस्ट्री का हो गया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में। अब ज्योग्राफी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर ज्योग्राफी के जो बेसिक टर्म्स हैं अगर आप उसको समझ सकते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, अक्षांश है, देशांतर है, ठीक है, या मॉनसून का स्वरूप कैसे है, ठीक है, या फिर इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में अगर आप बेसिक जानकारी रखते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे महेश बर्नवाल की पुस्तक ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ऑथेंटिक किताब है और बहुत अच्छे से समराइज किया हुआ है हर चीज़ को, और पूरे ज्योग्राफी का हर टॉपिक को उसमें, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, ठीक है, तो उसमें सब कुछ कवर किया हुआ है। तो आप महेश बर्नवाल का किताब ले सकते हैं, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका ज्योग्राफी बहुत ही वीक है, आप ज्योग्राफी का बेसिक टर्म्स भी नहीं जानते हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप एनसीईआरटी ले लीजिए 6 क्लास से 12th क्लास तक का, और उसको आप अच्छे से कर लीजिए, जिससे आपका जो बेसिक टर्म है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं पॉलिटी की तैयारी कैसे करें आप प्री के लिए। तो देखिए पॉलिटी के लिए आपको सिर्फ एक ही किताब पढ़ना है, वो है एम लक्ष्मीकांत। बस पॉलिटी के लिए, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी आपको लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत एक समग्र पुस्तक है, उसमें हर चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से विश्लेषित किया गया है और हर चीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये एक आप किताब खरीद लीजिए और इसको बार बार पढ़िए, और पॉलिटी के लिए कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम देख लेते हैं करेंट अफेयर्स के बारे में कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए करेंट अफेयर्स के बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। तो हम करेंट अफेयर्स वाला पार्ट जो है लास्ट में देख लेंगे, उसके लिए क्या करना हमें, ठीक है। चलिए अब हम जनरल साइंस देखते हैं। तो ठीक है, जनरल साइंस के लिए आपको क्या करना, आप एक कोई भी किताब ले लीजिए, जैसे लूसेंट का भी आता है जनरल साइंस का बुक। उसके बाद आपका अगर हम आगे देखें तो और भी कई सारे पब्लिकेशन है जिसका जनरल साइंस का बुक आता है, बट आप लूसेंट का ले लीजिए। लूसेंट जनरल साइंस हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आप साइंस इससे कर लीजिए। और देखिए प्री में और मेंस में दोनों में साइंस पढ़ना है, बट दोनों में फ़र्क है। प्री का जो सिलेबस है उसमें जनरल साइंस पढ़ना आपको, ठीक है, और मेंस के सिलेबस में आपको अप्लाइड साइंस या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है। तो दोनों में फ़र्क है, तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक साइंस या फिर जनरल साइंस है, उसी के लिए ये लूसेंट का है जनरल साइंस का बुक। तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। आप अगर क्वेश्चन उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो साइंस से हमेशा 20-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ठीक है, अगर आपने अच्छे से साइंस की प्रिपरेशन कर ली है तो 20 में आप 17-18 आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब देखिए अभी हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी या और भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का काफ़ी रोल बढ़ गया है और काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं इन्वायरमेंट से। और इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को काफ़ी जानकारी भी नहीं है, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ये एकदम न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टॉपिक है। पहले से स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं होती थी इसके बारे में, लोगों के बीच में जागरूकता भी नहीं थी सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन वर्तमान समय में इसका जो महत्व है काफ़ी बढ़ गया है। तो इन्वायरमेंट आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इन्वायरमेंट के लिए मैं आपको 2 बुक के बारे में सलाह दूंगा, दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हैं। देखिए पहला आपका होगा दृष्टि आईएएस, ये हिंदी में भी उपलब्ध है और अंग्रेजी में उपलब्ध है। तो दृष्टि आईएएस का जो बुक है वो आप ले लीजिए इन्वायरमेंट के लिए। अगर आप इंग्लिश में तैयारी करते हैं तो आप इंग्लिश में शंकर आईएएस का जो क्लास नोट्स है, ठीक है, ये बुक के फॉर्म में भी अवेलेबल है मार्केट में। तो शंकर आईएएस का भी आप इन्वायरमेंट का बुक ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं इकोनॉमी की तैयारी कैसे करें। इकोनॉमिक्स भी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इकोनॉमिक्स के लिए मैं 2 बातें बता रहा हूँ आपको। पहला आप काम कीजिए, आप प्रतियोगिता दर्पण का एक्स्ट्रा इशू आता है, तो प्रतियोगिता दर्पण का आप एक्स्ट्रा इशू ले लीजिए, ठीक है।
ये हर बार जो भी बजट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो बजट के बाद इसको पब्लिश किया जाता है। तो आप ये ले लीजिए, इसको लेके पढ़ लीजिए। इसमें इकोनॉमी के जो भी बेसिक टर्म्स हैं उसको बहुत अच्छे से क्लियर किए गए हैं, तो इससे आपका जो भी बेसिक डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, आप एक काम कीजिए, मुरनाल का इकोनॉमी का लेक्चर है, काफ़ी अच्छे लेक्चर सीरीज हैं ये यूट्यूब पे, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। आप यूट्यूब पे मुरनाल सर्च कीजिए, मुरनाल इकोनॉमी लेक्चर, ठीक है। और वो सारे काफ़ी बेसिक लेक्चर हैं, काफ़ी अच्छे लेक्चर हैं। उसमें टोटल 85 लेक्चर्स हैं आई थिंक, और सारे के सारे लेक्चर 20 मिनट 25 मिनट्स के हैं। वो सारे आप लेक्चर अच्छे से देख लीजिए, इससे आपका इकोनॉमी का काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं बिहार के बारे में, ठीक है, क्योंकि अगर आप बीपीएससी प्री का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो बिहार के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक खरीद लीजिए, जैसे लूसेंट पब्लिकेशन का भी आता है बिहार का बुक, या फिर अरिहंत पब्लिकेशन का भी आता है। तो कोई भी आप एक बुक ले लीजिए, दोनों किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से आप एक कोई भी किताब खरीद लीजिए। आप मार्केट में जाके देख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको खरीद लीजिए। उसमें बिहार का ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एवरीथिंग इज़ देयर, तो आप उसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। उसको आप याद कर लीजिए। साथ में एक और आप काम कर सकते हैं, जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे निकलता है हर बार बजट के बाद, इकोनॉमिक सर्वे आता है बिहार का, तो आप नेट से कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, या यूट्यूब में अगर कहीं आपको मिल जाता है तो इकोनॉमिक सर्वे बिहार का ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उससे भी लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हमेशा इकोनॉमिक सर्वे से ही उठाया जाता है बीपीएससी में, तो ये आप ध्यान रखिए। चलिए इसमें एक अब लास्ट हमारा बचता है, प्री में बेसिक अर्थमेटिक का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने देखा होगा, आई थिंक 10-12 क्वेश्चन रहते हैं बेसिक अर्थमेटिक के, काफ़ी आसान रहते हैं वो, अगर आप चाहें तो 10 में 10 स्कोर कर सकते हैं। तो बेसिक अर्थमेटिक में क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन रहता है, उसमें एवरेज का रहता है, या फिर परसेंटेज का क्वेश्चन रहता है, या फिर टाइम डिस्टेंस का रहता है। तो इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, या फिर आपका सीरीज अरेंजमेंट के बारे में। तो ये काफ़ी आसान है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये आप कोई भी एक अर्थमेटिक का बुक ले लीजिए जो बेसिक अर्थमेटिक है, और उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए उससे आप, तो इससे आपका अर्थमेटिक का काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा मैंने बुक लिस्ट आपको बता दिया, बुक रिकमेंड कर दिया जो प्री एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसमें और भी अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो आप मेरा चैनल पे देख लीजिएगा, मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बीपीएससी प्री। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो को और भी अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। मैंने उसमें स्लाइड्स बना के भी सारे बुक का लिस्ट डाल दिया आपके लिए। चलिए, तो ये बात हो गई प्री की। अब हम बात करने वाले हैं मेंस के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो मेंस है वो सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज आपका होता है प्री, सेकंड स्टेज आपका होता है मेंस, एंड थर्ड स्टेज इज द इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। तो देखिए अब मेंस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि देखिए मेंस ही आपके एग्ज़ाम का क्या है, वास्तविक परीक्षण यहीं पे होगा जो आपका नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है प्री का मार्क्स मेरिट लिस्ट के लिए भी काउंट नहीं होता है, और प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है एक तरह से। अगर आप प्री में क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप मेंस लिख सकते हैं, उसके मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है मेरिट लिस्ट बनाने में। मेरिट लिस्ट किससे बनता है, जो आपके मेंस के मार्क्स हैं जो, और आपके इंटरव्यू के मार्क्स हैं। तो ये मेन एग्ज़ाम है, ठीक है, इसी में असल कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले मेंस के लिए तैयारी करने से पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेबस ज़रूर पढ़ना है। केयरफुली आप सिलेबस पढ़ लीजिए, जो भी बीपीएससी का मेंस का सिलेबस है, चाहे वो जनरल स्टडीज़ के पेपर का सिलेबस हो या फिर ऑप्शनल पेपर का सिलेबस हो, उसको बहुत अच्छे से आप पढ़िए, एक एक वर्ड को पढ़िए, और ध्यान रखिए कि किस सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या पढ़ना है, किस टॉपिक के बारे में बीपीएससी सजेस्ट कर रहा है, आप उसी टॉपिक को तैयार कीजिए। और जो टॉपिक उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है उसके बारे में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए सिलेबस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसमें हम बात अब आगे अगर करें तो देखिए, मैंने आपको प्री के बारे में पहले बताया कि प्री का जो स्टडी करना आपको काफ़ी एक्सटेंसिव करना है। जिस तरह से प्री का स्टडी एक्सटेंसिव करना है, वैसे ही आपको जो मेंस के लिए स्टडी करना है वो काफ़ी सिलेक्टिव करना है। क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, काफ़ी सारे टॉपिक बीपीएससी ने मेंशन किया हुआ है, तो सिलेक्टिवली उसी चीज़ को आपको तैयार करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेंस के लिए गौरव अगर बात करें तो नोट्स बनाना ज़रूरी है या नहीं, ये काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, मेंस के लिए नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं। तो जी बिल्कुल ज़रूरी है, आपको मेंस के लिए 100% नोट्स बनाना है, क्योंकि जो मेंस का सिलेबस है वो काफ़ी लिमिटेड है, और जो टॉपिक मेंशन किया हुआ है उस टॉपिक के बारे में आप अच्छे से बुक से या फिर यूट्यूब में कोई आपको लेक्चर मिलता है, या कहीं से भी जो भी आप मटेरियल कलेक्ट करते हैं, जो भी फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, उसको अपने नोटबुक में आप नोट जरूर बना लीजिए। ये मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए मेंस के लिए आगे और हम देखते हैं, तो सबसे ज़रूरी है राइटिंग प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है 3 घंटे में,
8 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो ये 3 घंटे कंटिन्यूअसली लिखना और वो भी गुड कंटेंट प्रोवाइड करना है एग्ज़ाम में, तो ये काफ़ी मुश्किल है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करा हुआ है तो। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। और जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखने की आदत भी हो जाएगी, आपका हैंड राइटिंग भी सही हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए आप मेंस के लिए, ठीक है। अब हम मेंस एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न देख लेते हैं, किस तरह से इसका मेंस एग्ज़ाम होता है, कैसे हर पेपर का तैयारी करना है। तो देखिए इसमें टोटल 4 पेपर होंगे आपके। 4 पेपर में जो 2 पेपर होगा आपका जनरल स्टडीज़ का होगा, ये 300 मार्क्स का होगा, जनरल स्टडी 1 एंड जनरल स्टडी 2, ठीक है। एक पेपर आपका ऑप्शनल का होगा, ऑप्शनल कोई भी आप पेपर एक चूज कर सकते हैं जो बीपीएससी ने लिस्ट में दिया हुआ है, तो उससे आप कोई भी एक पेपर चूज कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशोलॉजी, एलएसडब्ल्यू, जो भी आप चाहिए एक पेपर उसमें चूज कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शनल भी 300 मार्क्स का होगा, ये टोटल 900 मार्क्स का हो जाते हैं आपके मेंस, ठीक है। और एक पेपर आपका हिंदी का भी होगा 100 मार्क्स का, तो हिंदी का जो पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, उसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में कैलकुलेट नहीं होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना, उसमें पास करना है, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके सारे पेपर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम जीएस से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया जीएस का टोटल 2 पेपर होता है, तो दोनों पेपर के हम बारे में देख लेते हैं, कैसे दोनों पेपर के बारे में अप्रोच करना है, कैसे तैयारी करना है। चलिए तो सबसे पहले हम पेपर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। जीएस पेपर 1 है, तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो हम देख लेते हैं तीनों सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप, जीएस का पेपर 1 है वो, उसमें 3 सेक्शन होंगे, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम में भी मेंस एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ भी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन 3 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो मैं अभी आगे आपको बता भी दूंगा किस सेक्शन से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उससे। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं किस सेक्शन में क्या पढ़ना है आपको। तो जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन 1 है उसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर। तो देखिए इसमें आप ध्यान रखिए, इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसका अर्थ ये है कि आपको मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए जब भी आप मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और फिर अगर आप मेडाइवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पूछा जाएगा, और साथ में जो इंडियन कल्चर है उसके बारे में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे। तो ये ध्यान रखना आपको सेक्शन 1 में। चलिए अब सेक्शन 2 देख लेते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, करेंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो जो करेंट अफेयर्स है ये भी मेंस का एक पार्ट है, और ये आपका जीएस पेपर 1 का सेक्शन 2 का टॉपिक होगा, ठीक है। इसमें आपसे इंटरनेशनल रिलेशंस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स का टॉपिक हो जाता है। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक होगा वो इसी में होगा सेक्शन 2 में, ठीक है। सेक्शन 3 इसका क्या है, उसमें स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन मिलके पेपर 1 को कंप्लीट करते हैं, और इन तीनों सेक्शन का मार्क्स मिला के कितना होता है, 300 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम जीएस जो पेपर 2 है उसके बारे में देख लेते हैं, उसमें क्या पूछा जाता है। फिर हम जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 दोनों के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, उसके लिए तैयारी कैसे करनी है आपको, क्या पढ़ना आपको, क्या नहीं पढ़ना आपको। और उससे पहले हम क्या करते हैं, जीएस पेपर 2 देख लेते हैं। तो देखिए जीएस पेपर जो 2 होगा वो भी आपके 200 मार्क्स के होंगे, और ये जीएस पेपर 2 भी 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके मेंस एग्जाम में वो 3 सेक्शंस में होंगे पेपर 2। अब हम देख लेते हैं सेक्शंस वाइज क्या क्या उसमें टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए जो इसका सेक्शन 1 होगा उसमें आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। इसका जो सेक्शन 2 होगा उसमें आपको इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, तो ठीक है, अर्थव्यवस्था और भूगोल, ये दोनों को एक साथ रखा गया है सेक्शन 2 में, जीएस पेपर 2 के। और जो सेक्शन 3 होगा उसमें क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से टोटल 6 सेक्शन हैं जो 2 पेपर्स में डिवाइड हैं, ठीक है। और ये दोनों पेपर्स मिला के आपके जीएस के मार्क्स कितने होते हैं, 300 + 300 = 600, ठीक है। अब जो एक आपका पेपर होगा ऑप्शनल पेपर होगा, वो भी आपका 300 मार्क्स का होगा। कोई भी आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और ये एक ही पेपर होगा, ठीक है। ऑप्शनल पेपर 2 भाग में डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शनल का सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा, और ये भी 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। एक और पेपर आपका होगा हिंदी का 4th पेपर। तो हिंदी क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये 100 मार्क्स का होगा, और 100 में आई थिंक 33% या 40% समथिंग ऐसे स्कोर करना है। इसका मार्क्स का कैलकुलेशन नहीं होगा मेरिट लिस्ट के प्रिपरेशन में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस है, और मेंस के बारे में जो पेपर है तो उसके बारे में मैंने बताया। अब हम एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले पेपर 1 के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद हम पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो पेपर 1 है उसका सेक्शन 1।
तो हम सेक्शन 1 के अगर बारे में बात करें तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ना है। तो देखिए इसका जो सिलेबस है काफ़ी लिमिटेड है और टॉपिक डिफाइन किया हुआ है। अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे बीपीएससी का तो उन्होंने टॉपिक ही मेंशन करा हुआ है कि आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन 1 में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन का रिप्लाई देना है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं करना, आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन का रिप्लाई करना है आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए आपको नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी डिफाइंड है और टॉपिक काफ़ी लिमिटेड है। तो जो भी टॉपिक है, और अगर आप क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का उठा के देखेंगे तो जो बीपीएससी ने टॉपिक मेंशन करा हुआ है क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये बेस्ट है कि आप उन टॉपिक्स के बारे में नोट्स प्रिपेयर कर लें और नोट्स को बार बार रिवाइज करें, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, जिसमें एक क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 38। तो ये टोटल आपके हो जाते हैं 114 मार्क्स, ठीक है। तो सेक्शन 1 में आपको 114 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसमें मैं एग्जांपल बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। जैसे बीपीएससी ने मेंशन करा हुआ आपको संथाल विद्रोह पढ़ना है, मुंडा विद्रोह पढ़ना है, आपको पाल कला के बारे में पढ़ना है, आपको मौर्यन आर्ट्स के बारे में पढ़ना है, आपको पटना कलमकारी पेंटिंग के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करा हुआ है बीपीएससी ने अपने सिलेबस में। तो आप इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नोट्स बना लीजिए। आप मेरे चैनल को देख लीजिए, मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया हुआ है हिस्ट्री के लिए। तो उसमें टोटल 18 वीडियो हैं फॉर बीपीएससी मेंस, ठीक है। तो ये वीडियोस आप देख लीजिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने 18 वीडियो प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, ये 18 वीडियो आप देख लीजिए अच्छे से, इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए अपने नोटबुक में और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, आप याद कर लीजिए। इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ये आप 18 वीडियो प्रिपेयर करके जाएंगे तो इससे 6 का 6 क्वेश्चन आएगा पूरा, और आपको सिर्फ 3 ही लिखना है। अगर आप अच्छे से लिख देंगे तो 114 मार्क्स में आपके 95 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे सेक्शन 1 में, ठीक है। तो ये काम करना आपको। चलिए अब हम सेक्शन 2 देखते हैं। तो सेक्शन 2 में क्या पढ़ना है आपको, करेंट अफेयर्स पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, करेंट अफेयर्स के बारे में हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, उसकी तैयारी कैसी करनी है। इसमें मैं बेसिक बता देता हूँ। तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल, 5 में आपको 3 का आंसर देना है। तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन रहता है क्वेश्चन क्विट करने का, और एक क्वेश्चन आपके होंगे इसके भी 38 मार्क्स के। तो 3 क्वेश्चन मिला के होते हैं 114 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 2 है पेपर 1 का। अब देखिए सेक्शन 3 देख लेते हैं। तो सेक्शन 3 आपका है स्टैटिस्टिक्स। देखिए ये काफ़ी स्टैटिक पोर्शन है और इसमें बेस्ट स्कोर किया जा सकता है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, 4 में 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा, और एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है 36 मार्क्स का। तो 36 इंटू 2 इज इक्वल टू 72 मार्क्स। तो इसमें 72 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल आसान है, आप जरा सा भी टेंशन मत लीजिए, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। और मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर करने के लिए, उसको फॉलो कीजिए। आप स्टैटिस्टिक्स में बड़े आराम से 72 नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बुक्स का नाम बता देता हूँ। तो मार्केट में 2 किताबें रेडली अवेलेबल हैं, पहला एल.के. झा का और दूसरा स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का, ठीक है। तो ये दोनों में से आप एक कोई किताब खरीद लीजिए, दोनों किताब खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये दोनों में से आप कोई एक किताब खरीद लीजिए और इसमें जो भी स्टैट्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं आप प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप स्टैट्स में बहुत अच्छे हैं, अगर आप स्टैट्स बना देते हैं, तब भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मेन काम क्या है हमारा, टाइम का मैनेजमेंट करना, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स देखिए सब लोग कर सकते हैं, क्वेश्चंस बहुत ही आसान रहता है। आपको बेसिक परसेंटेज, एवरेज, ठीक है, इन सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए और थोड़ा सा आपको डाटा इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए और बड़े आराम से आप कर सकते हैं। बट द मेन थिंग इज़ डैट कि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो स्टैटिस्टिक्स के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो दोनों का दोनों क्वेश्चन आप 40 to 45 मिनट्स में आराम से कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर मान लीजिए आप स्टैट्स जानते हैं, अगर आप बना भी देते हैं उसको, लेकिन उसमें आपको लग जाते हैं 1.5 घंटा या सवा घंटा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मेंस में और भी जो आपको जीएस में क्वेश्चन लिखना है, 6 क्वेश्चन और भी लिखना है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 से, वो क्वेश्चन क्या होगा आपका छूट जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप प्रैक्टिस में रहें और ये कोशिश करें कि 40 मिनट to 50 मिनट के अंदर में जो 2 स्टैट्स के क्वेश्चन करते हैं उनको कंप्लीट कर दे, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेक्शन 3 पेपर 1 का। चलिए अब हम बात करने वाले हैं पेपर 2 के बारे में, ठीक है। तो पेपर 2 में भी मैंने आपको पहले बताया कि इसमें भी 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 1 के बारे में। तो सेक्शन 1 में आपको क्या पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। देखिए इंडियन पॉलिटी की प्रिपरेशन करने के लिए जैसे आपने प्री में लक्ष्मीकांत को पढ़ा, वैसे ही मेंस में भी लक्ष्मीकांत के अलावा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से लक्ष्मीकांत पढ़िए
उसका नोट्स बना लीजिए, मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और मेरे चैनल पे भी कुछ टॉपिक्स पड़े हुए हैं, मैंने कुछ नोट्स भी बना के डाला हुआ है अपने चैनल पे पॉलिटी के फॉर मेंस के लिए, तो आप उसको देख लीजिए। और मैं आगे भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा टॉपिक, और उसका नोट्स भी बना के मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मेरे चैनल का प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा, बीपीएससी मेन एग्जाम इंडियन पॉलिटी करके चैनल है, ठीक है। इसमें मैं कुछ आपको एग्जांपल बता देता हूँ, आपको क्या पढ़ना है, इसमें क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, किस टॉपिक के बारे में आपको नोट्स बनाना है। तो देखिए, आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ लीजिए। उसके बाद जो डीपीएसपी है, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, तो इससे भी कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आप प्रेसिडेंट रूल के बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद आप नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ लीजिए, उसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए। आप गवर्नर के बारे में पढ़ लीजिए, उसका क्या पावर है, क्या रोल है, क्या फंक्शन है। आप प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लीजिए, आप चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है उसके बारे में अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। उसके बाद जो पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो उसके बारे में आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। उसके बाद जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन है उसके बारे में आप नोट्स बना लीजिए। तो हार्डली अगर आप देखेंगे इंडियन पॉलिटी में 20-25 टॉपिक होता है, और वही 20-25 टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप इसका भी ज़रूर नोट्स बना लीजिए लक्ष्मीकांत से, और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं आपको और जो भी टॉपिक और भी होगा इसमें इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे, तो मैं टॉपिक आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, अब पेपर 2 का सेक्शन 2 हम देख लेते हैं। तो सेक्शन 2 में आपको इसमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ठीक है। देखिए, इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा जाएगा या जो इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कोर जो ज्योग्राफी है या इकोनॉमी है वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन पूछा जाएगा अप्लाइड इकोनॉमी एंड अप्लाइड ज्योग्राफी, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, तो जैसे आपको जो बाढ़ की समस्या है बिहार में या भारत में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे सूखा के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, या और भी जो प्राकृतिक आपदा है जैसे सुनामी है, लैंडस्लाइड है, ठीक है, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे जलवायु परिवर्तन या जो भूमंडलीय उष्मन है, ठीक है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे सुनामी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे जो इंडियन का मानसून सिस्टम है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया में जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है या फिर ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे रोजगार के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे गरीबी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो अप्लाइड ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स है, हमें वही पढ़ना है, हमें कोर में नहीं जाना है कि जैसे वायुमंडल का स्तरीकरण हम पढ़ रहे हैं, या फिर चट्टान के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर अक्षांश देशांतर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपके प्री के लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट है, बट मेंस में ये सारे जो कोर ज्योग्राफी हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपके, ठीक है। तो ये आपको तैयारी करते वक्त ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे देख लेते हैं इसका पेपर 2 का जो सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 इज़ अप्लाइड साइंस, ठीक है। अब देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया, जब मैं प्री के लिए आपको बता रहा था तैयारी करने की स्ट्रेटजी के बारे में, कि अप्लाइड साइंस और जनरल साइंस दोनों बिल्कुल अलग है, ठीक है। अगर आप प्री का सिलेबस देखेंगे उसमें जनरल साइंस उन्होंने मेंशन करा हुआ है। जनरल साइंस का मतलब ये है कि जो हम 9th और 10th में पढ़ते हैं, जैसे हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, हम हीट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, या हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्यूल के बारे में पढ़ते हैं, या फिर हम मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। ये सब क्या है, ये जनरल साइंस है। तो ये जनरल साइंस आपसे पूछा जाएगा आपके प्री के एग्जाम में, ठीक है। मेंस में आपको जनरल साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेंस के लिए ग्रेविटेशन पढ़ के आते हैं, या फिर न्यूटन्स लॉ देख के आप आते हैं, या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मेंस में बीपीएससी ने मेंशन करा हुआ है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अप्लाइड साइंस है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता देता हूँ, आगे फिर मैं बताता रहूँगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो अभी हम देख लेते हैं अप्लाइड साइंस का क्या मतलब है, और मैं कुछ उदाहरण भी दे के बता देता हूँ आपको कि कैसे उसकी तैयारी स्टार्ट करनी है, आपको कौन कौन से टॉपिक आपको चूज करना है, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए, अप्लाइड साइंस का मतलब यही है कि यूज ऑफ साइंस इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो भी साइंस का अभी तक यूज हुआ है भारत के विकास में, चाहे वो कृषि का विकास हो भारत में, या एग्रीकल्चर सॉरी या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, उसमें कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, जैसे रोबोटिक्स आप पढ़ रहे हैं अगर, तो रोबोटिक्स में आपको क्या करना है, अप्लाइड रोबोटिक्स पढ़ना है। रोबोटिक्स का क्या यूज है, क्या उसका मिसयूज हो सकता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। आपको रोबोट के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में नहीं जाना है,
ठीक है, ये बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें रोबोट के कितने टाइप्स होते हैं या फिर रोबोट कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से मशीन लगते हैं, कैसे काम करता है, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये आप आज दिमाग में अपना सेट कर लीजिए। अगर आप ऐसे एग्ज़ाम में पढ़ के जाते हैं और रोबोटिक्स के बारे में ये सब लिखते हैं, उससे कहीं आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला, ना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन हो सकता है रोबोट का यूज करके आप कैसे श्रम समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है, या जो इंडस्ट्रियल हजार्ड्स है उसको कैसे कम कर सकते हैं, या उसका क्या डिसएडवांटेज होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे समझना है और ऐसे आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करना है। दूसरा अगर हम एग्जांपल ले तो देखिए, आप स्पेस टेक्नोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो स्पेस टेक्नोलॉजी से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं, उसमें एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं उसका, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी का कृषि के विकास में क्या योगदान है, पर्यावरण संरक्षण में कैसे यूज कर सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात आईटी में कैसे यूज कर सकते हैं उसको, कनेक्टिविटी में कैसे यूज कर सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट में स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, या फिर जो भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका प्रबंधन या उसका सर्वेक्षण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको चीज़ें समझनी है और स्पेस टेक्नोलॉजी का जो अध्ययन करना आपको इसी एस्पेक्ट्स में करना है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है, आगे अगर हम और एग्जांपल है तो ड्रोन टेक्नोलॉजी आप पढ़ सकते हैं, या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, या न्यूक्लियर एनर्जी, इंडिया में क्या प्रोग्रेस हुआ है इसके बारे में, सरकार क्या प्रयास कर रही है, या कैसे ये बेनिफिशियल है इन्वायरमेंट के लिए या एनर्जी जनरेशन के लिए, या जो देश की ऊर्जा सुरक्षा है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और इसको अप्लाइड वे में पढ़ना है आपको। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको टेक्निकल पैरामीटर्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जानने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो आप अप्लाइड रूप में पढ़ें उसको, और आप ये देखें कि उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको पूरा स्ट्रेटजी बता दिया प्री के बारे में और मेंस के बारे में। इसमें ऑप्शनल की तैयारी आप कोई भी एक ले सकते हैं पेपर, और ऑप्शनल की तैयारी भी कर सकते हैं। मैंने बेसिकली यहाँ पे प्री के बारे में आपको बताया और मेंस के बारे में बताया। देखिए, अब हम कुछ बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसके बारे में लोगों को काफ़ी डाउट होता है और लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले रोल ऑफ़ कोचिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है या नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ समस्या भी है। ठीक है, चलिए, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी बोलते हैं कि सर मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और मेरी आर्थिक हालात इतनी अच्छी नहीं है कि मैं शहर में जाके वहाँ पे क्लास कर सकूँ और कोचिंग ज्वाइन कर सकूँ, मेरे पास फ़ी देने के लिए पैसे नहीं है। तो काफ़ी सारी समस्याएं होती है लोगों के साथ में। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि यह सच में बीपीएससी निकालने के लिए या कोई भी पीसीएस निकालने के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है। तो देखिए, मेरे हिसाब से कोचिंग करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर सकते हैं, और कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम में अच्छा रैंक प्राप्त किया है और उन्होंने एसडीएम और डीएसपी का पद भी प्राप्त किया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तैयारी करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है किसी भी स्टेज पे, चाहे प्री स्टेज हो या मेन स्टेज हो या इंटरव्यू स्टेज हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है, क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शनल का जो पेपर है थोड़ा सा, ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो डीप है, तो कई बार क्या होता है कुछ कैंडिडेट्स को ऑप्शनल समझने में परेशानी होती है, स्पेशली जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जितने भी आप उसका पेपर 1 देखेंगे या जो सेक्शन 1 उसमें आता है, जिसमें थॉट्स पढ़ने के लिए रहते हैं, जैसे आप ज्योग्राफी ले लें या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लें या सोशोलॉजी ले लें, उसका जो सेक्शन 1 होगा उसमें काफ़ी सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ना होता है, तो कई सारे कैंडिडेट्स को उसमें समस्या होती है। तो आप ऑप्शनल के लिए कोई अच्छा सा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जीएस के लिए क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप बात एकदम ध्यान में रखिए। और ये अगर मिथ है आपके दिमाग में कि बिना क्लास के तैयारी संभव नहीं है, तो इस मिथ को जितना जल्दी हो आप निकाल लीजिए। ठीक है, तैयारी बिल्कुल संभव है और लोग सफलता भी हासिल किए हैं बिना कोई क्लास ज्वाइन किए हुए। ठीक है, अब देखिए पीटी के लिए आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री में भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज काफ़ी सारे अवेलेबल हैं पीटी के लिए। तो आप पीटी एग्ज़ाम देने से पहले अगर आपने तैयारी कर ली है अच्छे से, तो आप 2-4 मॉक टेस्ट दे सकते हैं पीटी के लिए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्ज़ाम में आप सहज महसूस करेंगे। ठीक है, तो आप पीटी के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अब मेंस के लिए अगर हम बात करें तो मेंस के लिए आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन करना ज़रूरी है कि मेंस में आपको सब कुछ लिखना है। मेंस का जो पेपर होता है बिहार में वो डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको 3 घंटे कंटिन्यूअसली लिखना है और आपको गुड कंटेंट भी प्रोवाइड करना है। लिखने का अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के आएंगे तो एग्ज़ाम में नंबर मिलेगा, जैसे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में या फिर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में होते हैं।
आपको गुड कंटेंट के साथ में अगर 3 आवर्स कंटिन्यूसली राइटिंग करना है तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। और राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आप, अगर आपको कहीं टेस्ट सीरीज अवेलेबल है तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए मेंस के लिए, जिससे कम से कम लिखने का आपका प्रैक्टिस होता रहे। ठीक है, अब हम अगर इंटरव्यू के लिए बात करें, इंटरव्यू में कोचिंग का क्या रोल है, या इंटरव्यू के लिए हमें क्लास ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू इज़ नथिंग बट योर पर्सनालिटी टेस्ट ओनली। तो ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए क्लास ज्वाइन मत कीजिए कहीं पे, आप टाइम और पैसा बर्बाद मत कीजिए अपना। आप अगर बहुत ज़्यादा करना है आपको तो मॉक इंटरव्यू कर लीजिए। आप इंटरव्यू जाने से पहले 2-3 मॉक इंटरव्यू कर लीजिए, और मॉक इंटरव्यू लगभग सारे कोचिंग वाले फ्री में कराते हैं, कहीं कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जाएंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और दे आर कंडक्टिंग फ्री मॉक इंटरव्यू फॉर एवरीबडी हु इज़ गोइंग फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो आप 2-3 मॉक इंटरव्यू कर लीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप इंटरव्यू में भी सहज महसूस करेंगे। इंटरव्यू बोर्ड के सामने में आप नर्वस नहीं होंगे। ठीक है, देखिए मैं अपने बारे में अगर बात करूँ तो मैंने कहीं पे एग्ज़ाम के किसी भी स्तर पे, चाहे पीटी हो, चाहे मेंस हो, या इंटरव्यू हो, या लेट इट बी ऑप्शनल पेपर, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है। ठीक है, मैंने कहीं कोचिंग नहीं किया है, मैंने पूरी की पूरी तैयारी खुद से की है, मैंने सेल्फ स्टडी किया है। मैंने सिर्फ इंटरव्यू के लिए मॉक दिया था। ठीक है, तो ये इंटरव्यू से पहले मैंने दृष्टि आईएएस है दिल्ली में, और ध्येय आईएएस, तो ये 2 जगह पे मैंने 2 मॉक इंटरव्यू दिया था। इसके अलावा मैं किसी कोचिंग से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ना मैंने कहीं पे कोई क्लास करी है, चाहे पीटी के लिए, चाहे मेंस के लिए, या फिर ऑप्शनल पेपर के लिए। ठीक है, तो ये मैंने अपने बारे में आपको बता दी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं भी कर सकता हूँ बिना क्लासेस के, बिना कोचिंग के, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने किया है, आप खुद पे भरोसा रखिए। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि क्योंकि मैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं पटना में जाके या दिल्ली में जाके प्रिपेयर नहीं कर सकता हूँ, तो सिविल सर्विसेज मैं नहीं क्वालिफाई कर सकता, ठीक है, मेरे सामने तो आर्थिक बाधाएं हैं, तो ये बिल्कुल गलत फहमी है आपकी। ठीक है, ये आप खुद को कमज़ोर बना रहे हैं, और खुद के बारे में आप निगेटिव फीलिंग ला रहे हैं। इन चीज़ों से उभरने की ज़रूरत है। आप प्री डिटरमाइंड रहिए, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, और आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए अभी तो क्या है, जब से यूट्यूब आया है तो यूट्यूब में क्या है, काफ़ी सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई टॉपिक पे डाउट होता है, मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जीएस के बारे में, ऑप्शनल के बारे में, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप यूट्यूब में एक बार सर्च कीजिए, आपको 50 रिजल्ट आ जाएंगे। आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो देख के आप उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कोचिंग का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, करेंट अफेयर्स। ये लोगों को बहुत सारा डाउट रहता है। ठीक है, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछते भी है कि सर करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, क्योंकि करेंट अफेयर्स के बारे में प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में काफ़ी सारे मैगजीन अवेलेबल हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग डेली न्यूज़ फॉलो करते हैं, कुछ लोग यूट्यूब देखते हैं, कुछ लोग कोई और साइट फॉलो करते हैं ऑनलाइन। तो क्या है, पूरा का पूरा ना अब हर चीज़ मिक्सअप हो जाता है, जिससे कैंडिडेट्स में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, और करेंट अफेयर्स को लेके काफ़ी परेशान होते हैं वो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ करेंट अफेयर्स के बारे में, कि कैसे आप करेंट अफेयर्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, और इंटरव्यू के लिए भी। देखिए सबसे पहला इस पर ज़रूरी जो बात है वो है कि न्यूज़पेपर पे बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ आपके लिए, न्यूज़पेपर पे बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2-2 3-3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आप, बेहतर यही होगा कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर पे 45 मिनट से 1 घंटा टाइम दें, बस सिर्फ आप हेडलाइंस देख लें, और उसके अलावा न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है करेंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, अब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ भी रहे हैं तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो देखिए अगर जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में भी तैयारी करते हैं, आप अंग्रेजी समझ सकते हैं अच्छे से, तो आपको इंग्लिश मीडियम वाला ही न्यूज़पेपर पढ़ना है। और न्यूज़पेपर इंग्लिश का कौन सा पढ़ना है, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, देखिए हिंदी मीडियम की अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूँ तो पटना से कोई भी ऐसा हिंदी का न्यूज़पेपर नहीं छपता है जो प्रमाणिक है और जिसमें एग्ज़ाम के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट मटेरियल या करंट न्यूज़ रहता है। ठीक है, आप पटना से जो भी आपका पब्लिश होता है, जैसे दैनिक जागरण है, या हिंदुस्तान है, या प्रभात खबर है, उसमें कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई न्यूज़ उसमें रेलिवेंट नहीं है, उसको पढ़ के भी आपके लिए कोई यूज नहीं है। ठीक है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में हिंदी का न्यूज़पेपर जैसे दैनिक भास्कर है, या फिर हिंदुस्तान है, या फिर दैनिक जागरण है, इसका राष्ट्रीय संस्करण छपता है, तो आप राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ काम के न्यूज़ आपको मिल जाएंगे। बट ये हमेशा ध्यान रखें, न्यूज़पेपर पे आपको 1 घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं देना है किसी भी हाल में। ठीक है, उस पर आप टाइम अपना बर्बाद ना करें। ठीक है,
अब देखिए, फिर अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे होगी आपकी। तो करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए आप क्या कीजिए, मैगजीन पढ़िए, ठीक है, मंथली मैगजीन। अब मंथली मैगजीन कौन सा पढ़ना है, क्योंकि मंथली मैगजीन भी मार्केट में काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, या तो आप सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पढ़िए या फिर आप दृष्टि का मैगजीन पढ़िए, ठीक है। दोनों के दोनों मैगजीन हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं। मैं सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल फॉलो करता था क्योंकि उसके कंटेंट भी अच्छे हैं और काफ़ी सारे टॉपिक को कवर भी करता है। तो आप दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं, या तो आप सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पढ़िए या दृष्टि पढ़िए, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण सफिशियंट नहीं है स्टेट पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए, तो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन आप मत पढ़िए, आप क्रॉनिकल पढ़िए या दृष्टि पढ़िए। तो ये मैगजीन पढ़ना। अब देखिए, मैगजीन आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मैगजीन में काफ़ी सारे फैक्ट्स रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं उसमें। तो मैगजीन आपको 1 साल का ज़रूर पढ़ना है। 1 साल का मैगजीन अपने टेबल पे आप ज़रूर रखें। जैसे ही आप अगले महीने का मैगजीन खरीद के लाते हैं, नीचे से 1 महीने का मैगजीन आप निकाल दीजिए, बाकी 12 का 12 मैगजीन अपने टेबल पे रखिए और हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा उसको रिवाइज कीजिए। जब भी आप मैगजीन पढ़ते हैं, उसमें जो कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलता है उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिए, ठीक है। और ये प्री के लिए ज़रूरी है। मेंस के लिए आपको मैगजीन में क्या करना है, मेंस में के लिए आपको जो भी मैगजीन में इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है उसका नोट्स आप ज़रूर बनाइए अपने कॉपी में, ठीक है। हर महीने आप कोशिश कीजिए कि 3-4 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक छपा है मैगजीन में, आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप उस टॉपिक हर महीने 3-4 टॉपिक का नोट्स आप ज़रूर अपने नोटबुक में बनाएं। इससे क्या होगा, 6 महीने में आपके पास 50-60 जो टॉपिक हैं उसका नोट्स तैयार हो जाएगा और बार बार उसको आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। देखिए, मैगजीन में अब अगर आप न्यूज़पेपर पे 3 घंटा टाइम वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा ये है कि आप मैगजीन को डेली 2 घंटा पढ़िए, ठीक है, या 1.5 घंटा पढ़िए, बट मैगजीन आप डेली पढ़िए, उसको रिवाइज करते रहिए। क्योंकि देखिए, मैगजीन में जो कंटेंट दिया गया है, मैगजीन में जो कंटेंट आता है वो कहाँ से आता है, वो योजना से वो लोग लाते हैं, कुरुक्षेत्र से लाते हैं, या फिर द वीक मैगजीन है उससे लाते हैं, या फिर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है उससे लाते हैं, जो न्यूज़पेपर है उससे वो लोग कंटेंट उठा के लाते हैं। तो मैगजीन पढ़ने का सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि आपके पास में सब कुछ समराइज किया हुआ अच्छा सा मटेरियल, ठीक है, एक जगह संगठित करके दिया हुआ है, ठीक है। तो मैगजीन पे ज़्यादा फोकस्ड रहिए, 1 साल का मैगजीन रखिए अपने टेबल पे और मैगजीन को हमेशा पढ़ते रहिए। बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन किसी पोर्टल पे जाके न्यूज़ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप एक मैगजीन को 10 बार नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करते रहेंगे, तब तक आपको याद नहीं होगा, और जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप एग्ज़ाम में उसको अच्छे से नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आप मैगजीन को अच्छे से पढ़िए और मैगजीन को रिवाइज करते रहिए। तो इस तरह से आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। चलिए, अब हम आगे अगर बात करते हैं तो देखिए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर जॉब के साथ में प्रिपरेशन संभव है या नहीं है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, उनको लगता है कि जॉब करते हुए प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। बट अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे, पास्ट जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं या जो कैंडिडेट रिकमेंड हुए, अगर उनका हिस्ट्री उठा के देखेंगे, तो हर साल जॉब करने वाले काफ़ी बड़ी मात्रा में लड़के रिकमेंड होते हैं और ज्वाइन करते हैं। तो ये आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि आप जॉब करते हुए तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। आपको डेली सिर्फ 6 आवर्स 7 आवर्स ही टाइम मैनेज करना। अगर आप जॉब करते हैं तो 8 आवर्स का आपका जॉब होता है, तो आप 5-6 घंटे आराम से मैनेज कर सकते हैं। और अगर 5-6 घंटे कंसिस्टेंटली पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप ज़रूर बीपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ है बट आप तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको अपने बारे में भी पहले ही बताया, ठीक है, कि मैं खुद भी जॉब कर रहा हूँ और मैंने पूरी की पूरी तैयारी जो की है वो जॉब के साथ ही की है। तो ये एक तरह का मिथ है कि जॉब के साथ में तैयारी असंभव है, ठीक है। तो ये भी आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। चलिए, अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम। देखिए, इसमें भी लोगों को काफ़ी मिथ है कि सर हिंदी मीडियम में मार्क्स नहीं मिलते, इंग्लिश मीडियम में मार्क्स मिलते हैं। तो ये सारी बातें कोरी बकवास है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर आपने कंटेंट अच्छा लिखा है एग्ज़ाम में, अगर आपने आंसर शीट में अच्छी चीज़ें लिखी हैं, जो क्वेश्चंस पूछा गया है टू द पॉइंट अगर आपने रिप्लाई दिया है, तो आप या तो हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। आप उसी भाषा में मेंस लिखिए जिसमें आप सहज हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। आप ज़बरदस्ती हिंदी मत ले लीजिए या इंग्लिश मत ले लीजिए। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में पूरा पढ़ाई करा हुआ है तो आप हिंदी मत रखिए, या अगर आपने हिंदी मीडियम में स्कूलिंग की है, आपका जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो आप ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी मत रखिए। आपको मेंस में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर क्वेश्चन है वहाँ पे, आपको लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं उसी भाषा में तैयारी प्रारंभ कीजिए।
और ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हिंदी मीडियम के लड़के क्वालिफाई नहीं करते या उनके साथ भेदभाव होता है। ठीक है, देखिए बीपीएससी के लिए स्पेशली हिंदी मीडियम में भी कंटेंट काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अध्ययन सामग्री खूब अच्छे से और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री हिंदी मीडियम माध्यम में भी उपलब्ध है बीपीएससी के लिए, तो आप हिंदी में भी तैयारी कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने एग्ज़ाम की तैयारी हिंदी मीडियम में ही किया था और मैंने हिंदी में ही लिखा था मेंस का आंसर। ठीक है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कुछ लोगों को डाउट रहता है सर मैं हिंदी मीडियम में मेंस लिख के इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। तो इंटरव्यू में ऐसे मीडियम का कोई चक्कर नहीं है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में भी पूछा जाता है, आप हिंदी में भी पूछा जाता है। तो आप अगर वो लोग इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में रिप्लाई दे सकते हैं, कंफर्टेबल नहीं है आप हिंदी में भी रिप्लाई दे सकते हैं। देखिए मैंने कई बार क्या देखा है या मेरे दोस्तों ने बताया मुझे जो लोग क्वालिफाइड हैं कि कई बार क्वेश्चन वो लोग इंग्लिश में पूछते हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है रिप्लाई देने में तो बोर्ड के जो मेंबर वो खुद ही आपसे बोल देंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी में इसका रिप्लाई दे सकते हैं। तो इसके बारे में आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेंस एग्ज़ाम लिखिए अच्छे से जिस मीडियम में कंफर्टेबल हैं, और इंटरव्यू में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आप जिस भाषा में वहाँ पे खुद को सहज महसूस करते हैं उस भाषा में इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। देखिए इसमें भी लोगों को काफ़ी डाउट रहता है। काफ़ी सारे कैंडिडेट हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे, कौन सा आसान है, कौन सा ज़्यादा मुश्किल है, किसमें मार्क्स ज़्यादा मिलता है, किससे क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखिए सबसे पहले आप दिमाग में ये बात सेट कीजिए कि बीपीएससी में जो भी ऑप्शनल पेपर हैं या जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शनल पेपर में कोई भी आसान नहीं है। चाहे आप कोई भी ऑप्शनल रखें आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप जो भी ऑप्शनल पेपर रखना चाहते हैं आप ऑप्शनल पेपर रखिए, और वही ऑप्शनल पेपर रखिए जिसको पढ़ने में आप इंटरेस्टेड हैं, जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप सिर्फ ये देख के ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ मत कीजिए कि इसका सिलेबस छोटा है या इससे बहुत ज़्यादा लड़के क्वालिफाई करते हैं। मान लीजिए आपने कोई वैसा ऑप्शनल पेपर रख लिया जिसका सिलेबस छोटा है बट आपको पढ़ाई में उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता या आपको समझ में नहीं आता, तो उसका कोई यूज नहीं है। इसीलिए आप वही ऑप्शनल पेपर रखिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसको पढ़ के आपको मज़ा आता है, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप बीपीएससी का पास्ट परफॉर्मेंस का हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ऐसा कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है जिससे लड़के क्वालिफाई नहीं किए हैं। ठीक है, सारे ऑप्शनल पेपर से लड़के क्वालिफाई करते हैं, चाहे एलएसडब्ल्यू हो या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो। तो सारे लड़के सारे जो ऑप्शनल पेपर है सबसे लड़के क्वालिफाई करते हैं। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी था। ठीक है, मैंने ज्योग्राफी से एग्ज़ाम दिया है, ऑप्शनल रखा था बीपीएससी में, और मैंने ग्रेजुएशन भी ज्योग्राफी ऑनर्स ही किया था। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में भी लोगों को काफ़ी डाउट रहता है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है। तो आपको प्री के लिए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्री का स्टडी काफ़ी एक्सटेंसिव है। आप जो भी पढ़ते हैं प्री के लिए उसको अंडरलाइन करके रखिए, वही बुक में आपका नोट्स है। जब भी आपको रिवाइज़ करना है जो टॉपिक जो पॉइंट्स आपने अंडरलाइन किया हुआ है उसको रिवाइज़ कर लीजिए। लेकिन डेफिनेटली मेंस के लिए आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया मेंस का सिलेबस काफ़ी लिमिटेड है और सिलेबस डिफाइंड है। तो मेंस का आप नोट्स ज़रूर बना लीजिए और नोट्स बना के आप रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब लास्ट में मैं ये कुछ चीज़ें आपको और बता देता हूँ। देखिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने का, कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हार्ड वर्क का अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना जब भी आप तैयारी करते हैं कि हार्ड वर्क करना है, हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, लोगों की बातें मत सुनिए, लोगों की अफवाहों के बारे में मत सुनिए, आप खुद पे भरोसा रखिए, खुद तैयारी कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए। ठीक है, और आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसा मैंने आपको गाइड किया है, जैसे मैंने आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताया है उसको फॉलो करते रहिए बिल्कुल आप। ठीक है, और आखिर में मैं एक बार फिर से सब लोगों को आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। और मैं आप लोगों को थैंक यू भी बोलूँगा क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वालिफाई कर गया हूँ बीपीएससी में डीवाईएसपी के लिए। तो मैं काफ़ी खुश भी हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार मिलता रहे और मैं भी जितना मुझसे हो सकता आप लोगों को मैं गाइड करता रहूँ। जो भी प्रिपरेशन के बारे में आपके डाउट हों उसको मैं क्लियर करता रहूँ। और ये वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर कोई भी प्रिपरेशन के बारे में डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ रहूँगा, आप लोगों को हमेशा गाइड करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।